लिखे तो देखिए, हम लोग कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो है भाई यूनिपेयर्ड है। यूनिपेयर्ड मतलब एक ही सिंगल प्रेजेंट होता है। कहाँ रहता है? यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ह्यूमन में 5 लोब्स में बना होता है एंड हर लोब जो है वो यूरेथ्रा में। एंड कौन सा यूरेथ्रा? जो यूरेथ्रा पास हो रहा है किससे? मैंने बताया ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके बीच से जो यूरेथ्रा पास हो रहा है इसी को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं। जो पेनिस से पास होता है उसको पिनाइल यूरेथ्रा नाम पे, कि जहां से वो पास हो रहा है यूरेथ्रा। फाइन अपर्चर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे यूरेथ्रा में वो सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट प्रोस्टेटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मिल्की कलर का होता है एंड जेली लाइक होता है, विस्कस होता है। सीमेन का 30% पार्ट यही फॉर्म करता है। इसमें क्या क्या चीजें होती है? साइट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लॉटिंग एंजाइम्स एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिस। ये प्रो है मतलब इनएक्टिव है, प्रो जितने में लगा होगा सब इनएक्टिव होगा। बाद में एक्टिव फॉर्म फाइब्रिनोलाइसिन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लॉटिंग एंजाइम कर क्या रहा है? मतलब प्रोस्टेटिक फ्लूइड और सेमिनल फ्लूइड दोनों मिलकर करता क्या है? स्पर्म को या सॉरी सीमेन को कोएगुलेट कर देता है, जमा देता है, जिसके कारण जो स्पर्म का मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है एंड जिस वजह से एनर्जी कंज्यूम होता है, सॉरी कंजर्व होता है एंड बाद में जाके फाइब्रिनोलाइसिन के कारण वो लिक्विफाई होता है तो स्पर्म आराम से मूव कर सकता है। तो ये चीज हो गया हमारा दूसरा ग्लैंड। अब नेक्स्ट, सर हाँ बोलिए। सर प्रोफाइब्रोलाइसिन जो है वो क्लॉटिंग एंजाइम है। नहीं, क्लॉटिंग अलग है, ये क्लॉटिंग नहीं करवाएगा, ये पिघलाएगा। सर प्रोस्टेट ग्लैंड को कैसे पता रहता है कि यूरेथ्रा से अभी यूरिन पास हो रहा है या अभी स्पर्म की वो It is slightly alkaline due to presence of calcium and phosphate. These salts are acidic salts. सर हाँ बोलिए। सर प्रोस्टेट ग्लैंड को कैसे पता रहता है? क्या चीज? नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिएगा। सर प्रोस्टेट ग्लैंड को कैसे पता रहता है कि अभी यूरेथ्रा से यूरिन पास हो रहा है या स्पर्म? वही एक गेट का भी काम करता है, जो कि हम कह सकते हैं कि जब उसको कैसे नहीं, उसमें न्यूरॉन्स के चलते या पता कैसे नहीं रहेगा कि यूरिन पास हो रहा है कि दोनों अलग अलग सिक्रीशन होगा ना। सर यू बोल रहे हैं सर, जो क्वेश्चन कल्याणी पूछी थी उसका आंसर क्या होगा? मतलब वो हार्मोन्स के वजह से पता चलता है। देखो, जैसे हार्मोन्स तो रोल प्ले करेगा, जैसे मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये प्रोस्टेट है, यहाँ से क्या हुआ? ये इजैकुलेटरी डक्ट आ रहा होगा, सेमिनल वेसिकल, ये कंबाइन किया यहाँ पे, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो जब यहाँ से आएगा सिक्रीशन तो ये बंद रहेगा, तो यहाँ से आएगा तभी ये सिक्रीट करेगा, यही ना बोल रहे हो? जब इसको थोड़ी ना पता है कि यूरिन आ रहा है कि स्पर्म आ रहा है, तो आप कह रहे हो जब स्पर्म निकलना ही रहता है ना, जस्ट इजैकुलेशन, तभी ये बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होता है बॉडी में। तो जिस समय इरेक्शन है उस समय यूरिनेशन नहीं होता है मोस्टली, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि ये इसके थ्रू सिक्रीशन होता है, तो इसको पता चल जाता है इलेक्शन के चलते बॉडी में चेंजेस होते रहते। हाँ बोलिए। प्रेजेंट होते हैं उससे सेंसिटिव होता है तो वो सेंस नहीं कर लेगा कि वहां से यूरिन आ रहा है कि स्पर्म आ रहा है। नहीं, यूरिनेशन जो है एक समय के लिए रुक जाता है, मतलब उस समय यूरिन नहीं हो सकता है जिस समय की इरेक्शन है प्रॉपर्ली, तो उस समय यूरिनेशन नहीं होता है। देखिए कॉपर्स ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, तो कॉपर्स ग्लैंड को एक और वर्ड बताए थे मैंने, वो था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अब देखिए यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है? यूरेथ्रा के दोनों साइड पे, जैसे ये यूरेथ्रा हो गया, मैंने बताया था ये ऐसे पाया जाता है, ठीक है, दोनों साइड पे पाया जाता है ऐसे। तो ये लैटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा पे पाया जाता है
एंड यूरेथ्रा में ओपन कहाँ पे होता है? पीनियल यूरेथ्रा में, या पीनाइल यूरेथ्रा हम लोग कह सकते हैं इसको। It is found on lateral side of urethra. It is found on lateral side of urethra. पी शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं है, अरे ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा Corpus gland. बल्ब शेप स्ट्रक्चर है। and opens in penile urethra and opens in penile urethra. Secretes, अब इसका सिक्रीशन कैसा होता है? देखो, इसका काम होता है ना, ये इजैकुलेशन से पहले सिक्रीट होता है। इसका मेन काम होता है कि भाई पहले पेनिस को जाके लुब्रिकेट करो, क्योंकि इजैकुलेशन होने के लिए वो क्या हो, लुब्रिकेशन आराम से हो, क्योंकि लुब्रिकेशन लुब्रिकेटिव फ्लूइड तो वो तो उसको किसमें लुब्रिकेशन कर रहा है? ट्यूब के अंदर। ये क्या है? पेनिस को लुब्रिकेट करता है, तो पहले सिक्रीट होता है। जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट, स्लाइमी, जस्ट लाइक म्यूकस, वैसा सिक्रीशन होता है। ये भी थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, ताकि बिफोर इजैकुलेशन के सीमेन आए स्पर्म को लेके, तो भाई वो जो रास्ता है उसको क्या करे, पहले बेसिक कर दे। एंड साथ ही साथ क्या है कि जो पेनिस है या ग्लांस पेनिस है उसको लुब्रिकेट भी करे। तो ये मेल के भी केस में पाया जाता है, फीमेल में भी एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। secretes transparent slimy jelly like fluid, slightly alkaline. Slightly alkaline. 7 point, sorry, pH लिख दे रहे पहले, pH 7.2. अल्कलिनिटी का फायदा क्या है? Destroys the acidity of urethra. Acidity of urethra and cleans it for the movement of sperms. ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है भाई? लुब्रिकेशन, lubrication of penis, lubrication of penis.
सर तीनों तो लुब्रिकेशन में ही हेल्प कर रहा है, मतलब हाँ, तीनों लुब्रिकेशन, ओवरऑल लुब्रिकेशन करेगा ही करेगा। जाहिर सी Yes. बात है, स्लाइमी है, जेली लाइक है, तो लुब्रिकेशन करेगा ही। और ऐसे बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म का प्रोडक्शन, मतलब स्पर्म के पाथ को तीनों के तीनों, क्योंकि तीनों अल्कलाइन ही। हाँ देखो, मेन है देखो कि एक तो मेल का जो यूरेथ्रा है वो तो यूरिन को कंटेन कर रहा है, तो वो एसिडिक हो जाता है। दूसरा फीमेल का ना, ये वेजाइना काफी एसिडिक होता है, 3.5 के आसपास पीएच होता है। तो वहां पे भी मीडियम को थोड़ा बेसिक रखना पड़ेगा उसको। ये नहीं होता है क्या चीज? सर, आप बोले ना कि अल्कलाइन होना तो डिस्ट्रॉय करता है एसिडिटी, तो सर इसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए नहीं होता है। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन, देखिए न्यूट्रलाइजेशन वर्ड जो है ना, पहले जो पढ़ते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, in my point of view, is when neutral salts are formed. That is known as neutralization reaction, when salts may be acidic, basic or neutral. So that is not in the case of, भले ही हम लोग एक वेग टर्म में यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस के रिएक्शन को, लेकिन एक्चुअल जब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा तभी उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, तभी तो न्यूट्रलाइज हुआ, अगर सेंस हम काउंट करते तो। यस, सॉल्ट्स भी तो 3 टाइप्स के होते हैं, अब एसिड मान लो कि बेसिक। सोडियम बाइकार्बोनेट बना, जैसे कि अब हम बोल रहे हैं कि एक बेसिक सॉल्ट है NaOH, उसको हम लोग एक लेस एसिडिक के साथ ट्रीट कर दिए, मान लो कि हम लोग ट्रीट कर दिए एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा? आपको CH3COO Na बनेगा, जिसको हम सोडियम एसीटेट कहते हैं, तो वो क्या है? बेसिक सॉल्ट है। तो उस केस में हम न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन उसी को बोलते हैं जिसमें न्यूट्रलाइजेशन हाँ, सॉल्ट आपको पढ़ा है, नो। बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट। यस। स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ, वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, क्या होगा? बेसिक सॉल्ट। एंड वीक बेस, वीक एसिड होगा तो क्या होगा बताइए? क्या रिएक्शन होता है क्या वीक एसिड और वीक बेस के बीच? नो नहीं सर, नहीं होता है। इक्विलिब्रियम पढ़ा ही नहीं है सर। होता है, लेकिन हम लोग को बिल्कुल होता 10th बेस से 10th बेसिस पे तो है। अभी आप 10th में है। नहीं, मतलब अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट का कि इक्विलिब्रियम ऐसे ही पार हो गए ना, क्या? इक्विलिब्रियम में बिना सॉल्ट के ही पार हो गए। 12 में एसिड बेस सॉल्ट कौन सा चैप्टर है? कोई चैप्टर नहीं है। एसिड बेसिस के बारे में तो 11 में पढ़ना था, इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़े थे सॉल्ट टाइट्रेशन वगैरह। यस सर, यस सर। लेकिन सर नहीं नहीं सर, सुनिए, टाइट्रेशन सर नहीं पढ़ा है, सर बोले कि 12th में पढ़ाएंगे, टाइट्रेशन नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो सॉल्ट बनना है ना, उसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। और वीक एसिड वीक बेस में जब रिएक्शन होता है ना, तो पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 करता है। कभी 7 से घट भी जाता है, 7 से बढ़ भी जाता है, मतलब 6.8 6.9 भी हो जाएगा, 7.1 7.2 भी हो जाएगा। तो स्लाइटली डिफरेंस होता है 7 में, अप्रोक्सीमेट 7। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जैक्ट 7, यही अंतर है। तो देखिए, ये 3 तरह का हम लोगों ने ग्लैंड पढ़ लिया। अब देखिए, फोर्थ जो है हमारा, जो कि ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, उसको पेरिनियल ग्लैंड या रेक्टल ग्लैंड कहते हैं, जो रैबिट के केस में पाया जाता है हमको। कॉपर्स ग्लैंड के फ्लूइड को एग्जैक्टली कोई नाम नहीं दिया गया है कि यही वाला फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि वो लुब्रिकेशन का हेल्प कर रहा है सर। सर तो फिर हम लोग जो सेमिनल वेसिकल्स है और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, दोनों को मिला के सेमन बोलते हैं, तो इसका कोई पार्ट नहीं होता सेमन फॉर्मेशन में? किसका? कॉपर्स का? नहीं, हाँ, कॉपर्स का एक्चुअली कोई पार्ट नहीं है सीमेन के फॉर्मेशन में। इसका काम है लुब्रिकेशन पहले, बिफोर इजैकुलेशन। सर यही तो अभी फिर सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो सीमेन है वो मतलब वो करता क्या उसमें? वो तो दोनों, ये पता है कि दोनों का फंक्शन है, लेकिन यही पढ़ना है बाबू। अच्छा सीमेन है क्या? तो स्पर्म प्लस, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड
प्लस प्रोस्टैटिक फ्लूइड, प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, अब देखो ये जो कॉर्पस ग्लैंड का जो फ्लूइड निकलता है ना, वो पहले भी निकलता रहता है, मतलब बिफोर इजैकुलेशन, लेकिन पहले सेमिनल और प्रोस्टैटिक नहीं निकलेगा। ठीक है, वो स्पर्म के साथ ही आएगा। लेकिन जब सीमेन आता है तो उसमें कॉर्पस ग्लैंड का भी हम कह सकते हैं मिक्सचर या सिक्रीशंस हो जाता है। हम कह सकते हैं सम सिक्रीशंस ऑफ कॉपर ग्लैंड, पूरा नहीं क्योंकि ये पहले से ही हो रहा होगा, लेकिन रास्ता वही है तो कुछ ना कुछ सिक्रीशन तो कॉपर्स का आ ही जाएगा। तो ये है हमारा सीमेन। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं सीमेन की, तो वॉल्यूम काफी कम वॉल्यूम में होता है, 3 से 4 ml, 3 to 4 ml। लेकिन इसी 3 to 4 ml में एक नॉर्मल हम कह सकते हैं इजैकुलेशन जो होता है, ये एक नॉर्मल इजैकुलेशन है। इसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, 200 to 300, क्योंकि स्पर्म्स आर द स्मॉलेस्ट सेल्स इन द बॉडी। अब इतने सारे स्पर्म्स हैं जिसमें से मिनिमम अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो 60% का नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, और जो नॉर्मली मूव करता है नॉर्मल स्पीड से। लेकिन ना 40% स्पर्म ऐसे होना चाहिए ना, बहुत विगरस होने चाहिए, मतलब एकदम मारधार करने वाले, तभी जाके क्या होगा, चांसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। तो इस 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में 60% का क्या होगा, नॉर्मल शेप एंड साइज होगा, नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40% का क्या होगा, विगरस मोटिलिटी होगा। ये एनसीईआरटी का भी लाइन दिया हुआ है, शो विगरस मोटिलिटी। विगरस मोटिलिटी। अब देखो सीमेन की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल जो स्पर्म काउंट होता है वो 20 to 120 मिलियन पर ml होता है। अगर 20 मिलियन से कम हो गया स्पर्म काउंट तो इसको ओलिगोस्पर्मिया हम लोग कहते हैं। तो इसको लो स्पर्म काउंट एंड इट इज कंसीडर्ड एज इनफर्टिलिटी कॉज। ठीक है, ये इनफर्टिलिटी कॉज में कंसीडर हम लोग करते हैं इसको। तो नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है, नॉर्मल स्पर्म काउंट वो कितना है भाई, तो वो है 20 to 120 मिलियन पर ml, इतना होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच का एक केस क्या है भाई, अगर मान लो लेस देन 20 हो गया तो इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं एंड इट इज अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी। इस केस में क्या है, लेस देन 20 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। सर ओलिगोस्पर्मिया एक कंडीशन है। हाँ, which can be सर, overcome। सर ऐसा न्यूज में आ रहा है कि जैसे कोविड जो है स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर रहा है, तो सर कैसे अफेक्ट कर रहा है? जाहिर सी बात है कि बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो अगर बिगड़ेगा तो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होंगे वो भी तो डिक्रीज करेगा ना। तो जितना स्पर्म बनना चाहिए यस सर। वो तो नहीं बन पाएगा क्योंकि नॉर्मल इम्यूनिटी है नहीं, इसी वजह से। बॉडी को क्या कर रहा है कोविड, बॉडी को वीकेन कर रहा है। सर
सर इजैकुलेशन क्या होता है, एक बार बताइए ना। क्या चीज? इजैकुलेशन। इजैकुलेशन इजैकुलेशन जो बॉडी से डिस्चार्ज है सीमेन का, इसे ही इजैकुलेशन कहते हैं, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन फ्रॉम बॉडी। लिख लेते हैं इसको। सर तो फिर इसके अकॉर्डिंग कोविड तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी अफेक्ट करता होगा। हाँ, जिनको हो रहा है उन पे तो इफेक्टेड है ना, बॉडी वीक कर रहा है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि बॉडी प्रिपेयर कर रहा है, और एक अगर अफेक्टेड रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्योंकि हार्मोनल है, ओव्यूलेशन वगैरह तो होगा, लेकिन जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि फॉर्मेशन हो रहा है नई चीजों का। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, स्पर्म काउंट की, तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि कोविड केस में सस्टेन्ड हाई फीवर भी बढ़ा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बॉडी में। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो बढ़ता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को डिक्रीज कराता है। ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम उतना होना चाहिए, एक रेंज है, लेकिन उतना ज्यादा होता नहीं है कुछ। ज्यादा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। हो गया क्या? सर कुछ दूसरा डाउट पूछ सकते हैं इस चैप्टर के अलावा? पूछ सकते हैं। यस सर। एक मिनट रुक जाइएगा। ये मेल हम लोगों का खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल स्टार्ट करेंगे। मेल का पार्ट हम लोगों का खत्म हो गया। आई थिंक ये एक्सपेक्टेड क्लासेस से मैं एक काम करूंगा कि, एक मिनट